तो देखिए 6 दिसंबर 2018 समय 12:30 बजे से 2 बजे के बीच जो सवाल पूछे गए हैं उसमें हम बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम के अनुपात में होता है। देखिए तार का प्रतिरोध जो है ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम के अनुपात में होता है। तो ये हो जाएगा आपका डी, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि पुंकेसर के भाग कौन कौन से होते हैं। पुंकेसर के भाग कौन कौन से होते हैं। देखिए मुख्य रूप से कहा जाए तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। एक होता है बाह्य दलपुंज, एक होता है दलपुंज और एक होता है पुमंग और दूसरा होता है जयांग। पुमंग और जयांग ये पुष्प के वास्तविक जनन भाग होते हैं और जो पुमंग है ये नर अंगों से बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पूछा गया है आपसे वो पूछा गया है कि पुंकेसर के कितने भाग हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, एक होता है परागकोश और दूसरा होता है पुतंतु। तो ये हो जाएगा आपका बी उत्तर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, परागकोश और पुतंतु। देखिए पुतंतु जो है ये पतला सूत्रनुमा भाग होता है जो पुंकेसर का पुष्पासन से जोड़ता है और पुंकेसर में एक द्विपालिक रचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं। नेक्स्ट है कि एक बगानी फसल है, इसमें से कौन सी एक बगानी फसल है। देखिए भारत में अगर कहा जाए तो बगानी फसल के अंतर्गत कहा जाए तो चाय, कॉफ़ी, नारियल, रबड़, इलायची, मिर्च, हल्दी ये सब जो है बगानी फसल के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसमें से आपका राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर चाय। चाय जो है बगानी फसल का ही उदाहरण है। ए आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है। खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियां वह गतिविधियां होती हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार ना हो। कहने का मतलब यह है जो आपकी इच्छा के बगैर हो उन्हें अनैच्छिक कहते हैं और ऐच्छिक वह होती हैं जो आप अपनी इच्छा के अनुसार करें। ऐच्छिक गतिविधियां जैसे कि हाथ हिलाना ये ऐच्छिक गतिविधियां हो गई, चलना ये भी ऐच्छिक गतिविधियां हो गई। लेकिन जो छींकना है, खांसना है, इसके अलावा सांस लेना ये जो है ये ऐच्छिक नहीं अनैच्छिक होती हैं। तो अनैच्छिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है, ये हो जाएगा मज्जा। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर मज्जा। यानी कि जो अनैच्छिक क्रियाओं की गतिविधियां हैं इसका नियंत्रण जो है ये मज्जा या फिर कहा जाए मेरे भाई मेरुरज्जु। मज्जा या फिर मेरुरज्जु बात एक ही है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए कंचनजंगा जो है ये कहाँ पर है। देखिए भारत की सबसे ऊंची और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है वो है कंचनजंगा। है कहाँ पे, तो ये है सिक्किम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर सिक्किम। देखिए सिक्किम में स्थित कंचनजंगा जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे डी उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलेन का रंग कैसा बनेगा। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलेन का रंग जो है ये लाल बन जाएगा क्योंकि लिटमस जो है ये अम्लीय विलेन में लाल हो जाता है। तो ये कैसा बन जाएगा, लाल बन जाएगा। वी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लाल रंग का। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है 2001 से 2014 तक के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। देखिए भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने थे उस समय 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। 2001 से 2014 तक लगातार ये 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। कहने का मतलब है 2001 से लेकर के 2014 तक लगातार 4 बार मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाले वो है गुजरात का और ये कौन थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बी आंसर। अगला है कि द्रव्यमान यम और नाइन यम के दो निकाय समान गतिशील ऊर्जा के साथ स्थानांतरित हो रहे हैं, उनका रैखिक संवेग का अनुपात क्या होगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे आपसे सवाल क्या पूछा गया है और इसको हल किस तरीके से करना है वो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा।
देखिए सबसे पहले आप देखिए पहले पिंड का वेग और दूसरे पिंड का वेग, यहाँ पे देखिए जो पिंड की गतिज ऊर्जा है वो यहाँ पे आपसे पहले निकालना पड़ेगा। तो मेरे भाई जो पहले पिंड की गतिज ऊर्जा है तो दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा है, दोनों बराबर होगी। गतिज ऊर्जा किस तरीके से निकलती है, 1/2 mv², और दूसरा भी 1/2 mv²। बट यहाँ पे m1 और यहाँ पे m2 लिख दिया जाएगा, क्योंकि इसका कारण यह है कि मुझे यहाँ पे समीकरण निकालना होगा। ठीक है, अब देखिए पहले पिंड का जो संवेग आपका निकलेगा वो किस तरीके से निकलेगा, यहाँ पे v² और यहाँ पे ये 9m है, यानी कि अगर देखा जाए तो जो आपका b1 है और b2 है इसका अनुपात निकलेगा 9:1, यानी 9:1 ये निकलेगा आपका। अब अगर आप इसको देखेंगे तो पहले पिंड का संवेग जो निकलेगा वो निकलेगा m1v1 और दूसरे पिंड का m2v2, यानी अगर देखा जाए तो 1/9 मल्टीप्लाई बाई 3/1 मल्टीप्लाई बाई 3/1, तो 3 एकम 3 3 त्रिक्का 9, यानी कि यहाँ पे जो निकलेगा आपका वो 1/3 निकलेगा। तो 1/3 यानी कि 1:3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके सामने है कि CIBIL का पूर्ण रूप क्या है। CIBIL का पूर्ण रूप क्या है, देखिए CIBIL का पूर्ण रूप जो है वो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ये जो है ये CIBIL का पूरा नाम है। ये भारत की पहली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। स्थापना जो इसकी है ये 2000 में हुई थी। ऋण और क्रेडिट कार्ड सहित व्यक्तियों और कंपनियों के सभी क्रेडिट संबंधित गतिविधियों का रिकॉर्ड जो है ये CIBIL के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि बल बटे त्वरण किसके बराबर होता है। बल बटे त्वरण जो है ये किसके बराबर होता है, देखिए न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो क्या है, F बराबर ma, F बराबर ma। अब यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो बल बटे त्वरण, यानी कि मुझे अगर यम इक्वल टू निकालोगे आप तो F/a ये आपका निकलेगा। तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार ही है, यानी कि जो बल है ये द्रव्यमान और एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका जो बल बटे त्वरण है द्रव्यमान के बराबर होगा, यानी दिया गया ऑप्शन सी आपका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि इस यौगिक को कभी कभी भोजन के जल्दी पकने के लिए उसमें डाला जाता है। यह एक हल्का असंचारक क्षार है जिसे दी गई नीचे अभिक्रिया इसके निर्माण की क्रिया को दर्शाती है। यौगिक का नाम बताइए। कहने का मतलब है जो आपको ऊपर हिंट दिया गया है उसमें किस यौगिक की बात की जा रही है, और बाकी यहाँ पे आपको बताना है कि NaCl+H2O+CO2+NH3 मिलकर के क्या बनाते हैं, या फिर इसमें किस यौगिक की बात की जा रही है। बताइए इसका राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि अगर देखा जाए तो ये आपका जो आगे समीकरण बनेगा वो बनेगा NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। बाकी जो बचता आपका है वो बचेगा NH4Cl, ये आपका बचेगा। तो यहाँ पे राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी आंसर। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक पशु ऊतक नहीं है। देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक जो हैं ये पशु ऊतक के प्रकार हैं, लेकिन जो तंत्रिका ऊतक है ये पशु ऊतक नहीं है, यानी डी उत्तर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक। अगला देखिए, दुनिया की पहली रोबोट इसकी प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी। दुनिया की पहली रोबोट इसकी प्रतियोगिता ये जो है दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था। तो ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में दर्शाने के लिए किस तरीके से लिखा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे को
आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आप किस तरीके से इसको बदलेंगे। आप जानते हैं कि किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है, यानी 72 गुणे 5/18, 18 चौक 72, 4 पंचे 20। तो बी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अगला सवाल देखिए, आकाश गंगा का आकार जो है ये कैसा है, यानी मिल्की वे का आकार कैसा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्पिला, यानी कि सर्पिला के आकार का है। आकाश गंगा का आकार जो है ये सर्पिला के आकार का है। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो तारा निर्माण की प्रक्रिया का गैसीय पुंज है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे आकाश गंगा, मिल्की वे, दुग्ध मेखला ये सभी नामों से जाना जाता है। सबसे पहले जो मंदाकिनी है या फिर कहा जाए मिल्की वे है, इसको सबसे पहले गैलीलियो द्वारा देखा गया था। तो इस बात को आप नोट रखिएगा। सी उत्तर परफेक्ट उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है। इसमें से कौन सी भाषा है जो अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है। तो ये हो जाएगा आपका स्पेनिश भाषा, यानी बी उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेनिश भाषा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो ये हो जाएगा भाग 3, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार का भी उल्लेख है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और निजी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत निजता या फिर कहा जाए गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए आंसर। अगला है कि मानो हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होती है। मानो हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मस्तिष्क में उपस्थित होती है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मस्तिष्क में उपस्थित होती है। अगला है कि ट्रिपल तलाक निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। देखिए, ट्रिपल तलाक या फिर कहा जाए 3 तलाक ये इस्लाम धर्म में दिया जाने वाला तलाक है जिसे तलाक ए बिद्दत के नाम से भी जाना जाता है। 3 तलाक के अंतर्गत पुरुष एक बार में ही 3 बार तलाक बोलकर या फिर पत्र या फिर कहा जाए एसएमएस या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 3 तलाक भेजकर अपनी पत्नी से तलाक ले लेता है। और ये एक तरफा होता है। एक तरफा का मतलब ये है कि अगर पुरुष कहेगा तो भी वो माना जाएगा। अगर महिला की बात हम नहीं जानते, लेकिन पुरुष का बात सही है ना। तो ये हो जाएगा आपका किससे संबंधित है, ट्रिपल तलाक, ये तलाक से संबंधित है। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिलान सही है। पेंटीन, ब्यूटीन, एथीन और प्रोपीन इन सभी के यहाँ पे हाइड्रोजन बंध दिए गए हैं। कार्बन हाइड्रोजन बंध का कौन सा मिलान यहाँ पे सही दिया गया है ये आपको बताना है। तो इसका देखिए, सबसे पहले जो राइट उत्तर होगा वो होगा बी आंसर, ब्यूटीन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो है आपका ब्यूटीन का, ये बिल्कुल सही यहाँ पे दिया गया है। मेरे प्यारे भाई, जो यहाँ पे दिया गया है पेंटीन, इसका होता है C5H10। तो C5 और H10 होना चाहिए। H कितना है, 3 और 2 5, 1 6, 1 7, 7 और 2 9। तो ये पेंटीन नहीं है, ये आपका 9 ही H यहाँ पे है। H जो है 10 होना चाहिए, ये गलत है। ब्यूटीन बिल्कुल सही है। एथीन का जो होता है ये होता है C2H4। तो ये भी आपका गलत दिया गया है, सॉरी, ये जो आपका है C2H4 होता है। C2 तो है लेकिन H जो यहाँ पे 5 दिया गया है, ये भी गलत है। प्रोपीन का जो होता है ये होता है C2H6। तो C2 होता है मेरे भाई यहाँ पे C3 है, तो ये भी आपका गलत है। तो बी उत्तर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए, सूत्र M बराबर H/H में M, H और H जो यहाँ पे 0 दिया गया है, ये क्या दर्शाता है। बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। ये आवर्धन की बात की जा रही है, यानी आवर्धन वाले सूत्र में है आपका।
अब देखिए यहाँ पे सूत्र एम में जो आपका एम है ये आवर्धन को दर्शाता है, तो एम जो है आवर्धन को दर्शाता है, और जो एच आई है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई को दर्शाता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को दर्शाता है, यानी ए आंसर राइट हो जाएगा। और एच जीरो जो है ये वस्तु की ऊंचाई को दर्शाता है, तो यहाँ पे ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विलंब का सिद्धांत या फिर हड़प नीति को किसने लागू किया था? विलंब का सिद्धांत या फिर कहा जाए हड़प नीति, इसको डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। इसे व्यपगत का सिद्धांत या फिर हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? डलहौजी के द्वारा। बी आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। डलहौजी के द्वारा जो विलय किए गए राज्य थे वो किस क्रम में थे? तो सबसे पहले इन्होंने सतारा, उसके बाद जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, बरौली और इसके अलावा अवध, इसको इन्होंने अपने कब्जे में किया था। तो झांसी कब कब्जे में किया गया था इनके द्वारा? 1853 में। अगला सवाल आपके सामने कि किसका निर्माण ईस्वी 1632 में शुरू किया गया था और ईस्वी 1648 के अंत में पूरा हुआ? किसका निर्माण 1632 में शुरू किया गया और 1648 में जाकर के पूरा हुआ? राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर ताजमहल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ताजमहल। देखिए इसका निर्माण जो है 1632 में शुरू किया गया और 1648 में ये जाकर के पूरा हुआ, लेकिन 48 में ये जाकर के पूरा हुआ, बट पूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो ये 5 साल बाद यानी 53 में जाकर के पूरा हो, तो 1653 में ये पूर्ण रूप से बन करके तैयार हो गया था। तो यहाँ पे राइट उत्तर जो हो जाएगा ए आंसर। और मेरे भाई ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत या विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो 1983 यानी वर्ष 1983 में शामिल किया गया था ताजमहल को। तो यहाँ पे राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर। अगला है कि आयरिश राजनयिक तथा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एडिटेड अब WTO के पूर्व महानिदेशक हैं जिन्हें वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है। तो वैश्वीकरण का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा पीटर सदरलैंड। नेक्स्ट है, थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन जो है आंध्र प्रदेश में किया गया था। डी उत्तर राइट हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है कि यदि विद्युत प्रभार Q समय T दिया गया हो तो विद्युत धारा I ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाई अगर आपको ये मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की अपडेट आपको समय से मिला करे। तो ये हो जाएगा I = Q/T, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, परफेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। अगला है कि मानव के शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? मानव के शरीर में निषेचन की क्रिया जो है ये कहाँ संपन्न होती है? तो ये हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। देखिए जब मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु मिल करके नए जीव का सृजन करते हैं तो इसी प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। मानव के शरीर में निषेचन की क्रिया जो है ये फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। फैलोपियन ट्यूब जो है गर्भाशय के दोनों ओर एक पतली ट्यूब होती है जो एक विकसित अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। पहला देखिए, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, ये पहला गलत है, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो ये गलत दिया गया है। दूसरा देखिए, पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, बिल्कुल सही है। पदार्थ जो एक कणों से बना होता है ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है ये भी सही है, बट यहाँ पे जो दिया गया है ए आंसर आपका कि पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, ये गलत दिया गया है। तो पहला जो है आपका यही राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? कहने का मतलब है कि कपास का जो अधिक उत्पादन होता है ये भारत के किस राज्य में होता है?
फटाफट आंसर दीजिए भाई, थोड़ा सी समस्या है क्योंकि जुकाम की कुछ शिकायत है तो थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। राइट उत्तर जो हो जाएगा कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य जो है ये कौन सा है, ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर गुजरात। जो भी ऑप्शन ए बता रहे हैं गुजरात बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि तने या फिर जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है, तो ये हो जाएगा पार्श्व या फिर कहा जाए लेटरल विभाज्योतक के द्वारा। बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। देखिए CO2 का आणविक द्रव्यमान किस तरीके से आप निकालेंगे, तो C का जो होता है वो होता है 12 द्रव्यमान, और जो O का होता है ये होता है 16, और ये 2 है तो 16 गुणे 2, 16 दूना 32, 32 10 42, 2 44, यानी कि आपका हो जाएगा 44 माइक्रो। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आपके सामने कि एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। एक परमाणु का किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो वैद्युतीय ऋणात्मकता कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वैद्युतीकरण ऋणात्मकता। तो जो भी डियर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। देखिए घनत्व या फिर कहा जाए डेंसिटी, जो घनत्व होता है ये द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब इसमें आपसे ये पूछा गया कि किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोहे की कील। यानी लोहे की कील का घनत्व जो है जल के घनत्व से अधिक होता है। इसी की वजह से अगर आप लोहे की कील को पानी में डालोगे या फिर पानी में डुबोगे तो वो डूब जाएगी, जबकि कार्क, थर्माकोल या फिर बर्फ को अगर आप पानी में डालते हैं तो वो तैरता रहता है, क्योंकि उसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक नहीं होता है। तो यहाँ पे सी उत्तर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या होगा। क्विक लाइम होता क्या है मेरे भाई, क्विक लाइम जो होता है ये होता है आपका दुग्ध चूना, एक रासायनिक यौगिक होता है जिसका सामान्य सूत्र जो होता है ये होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, और देखिए इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा, इसे क्या कहा जाता है ये पूछा गया है, इसे कहा जाता है भंजन। राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर, भंजन। क्या कहा जाता है, भंजन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, भंजन। अगला सवाल आपके सामने है कि उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है। उपन्यास है कि स्वामी एंड फ्रेंड्स, इसके लेखक कौन है। उपन्यास का नाम है स्वामी एंड फ्रेंड्स, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए उपन्यास जो है स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड, वेटिंग फॉर द महात्मा, द मालगुडी डेज, ये सभी जो उपन्यास है ये R.K. नारायण के उपन्यास हैं। तो ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा R.K. नारायण। देखिए अब जो मैं कंप्लीट करूंगा वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्ज़ाम 2018 ग्रुप डी, 6 दिसंबर 2018, टाइम 4 बजे से 5:30 बजे के बीच पूछे गए सवालों को। उससे पहले आपको बता दें अगर आप रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी करें तो आपके लिए एक रामबाण संग्रह सीरीज ई बुक लॉन्च की गई है। इस ई बुक के साथ आपको 5000 से अधिक जीके के क्वेश्चंस की ई बुक बिल्कुल फ्री मिल रही है। तो मेरे भाई इस पे अभी 60% का डिस्काउंट के चल रहा है, जो कि मात्र आपको 39 की मिल रही है। दाम इसका 99 है, लेकिन ये अभी के लिए आपको मात्र 39 की मिल जाएगी। तो इस पे ऑफर चल रहा है। अगर आपको इस ई बुक को लेना है तो इससे दिए गए व्हाट्सअप नंबर 8948667652, 8948667652, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। यहीं से आपको ये ई बुक मिल जाएगी और इस ई बुक के बारे में भी पूरी जानकारी आपको यहीं से मिल पाएगी। तो नंबर ध्यान से नोट कीजिए 8948667652। इस ई बुक की खास बात यह है कि ये पूरी की पूरी ई बुक आपकी इमेज एंड कलरफुल के साथ बनाई गई है और रेलवे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। तो नंबर पे एक बार आप मैसेज करके इस ई बुक के बारे में जानकारी जरूर ले लीजिएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ।
पहला सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा है कि इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं ये इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक हैं। तो सी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है। इसमें से कौन सा अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। देखिए पहला देखिए, केवल ठोस अवस्था में होते हैं, ये गलत है, क्योंकि अधातु केवल ठोस अवस्था में होते हैं, ये गलत दिया गया। अघात वर्धनीय न होना और तन्यता, ये सही है। ऊष्मा और विद्युत के कुचालक, ये भी सही है। निम्न गलनांक और क्वथनांक, ये भी सही है। तो पहला ही आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला सवाल आपके सामने है कि वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है। देखिए वृक्षों में सामग्री के परिवहन के लिए दो ऊतक सहायक होते हैं। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। और इसमें से जो सहायक ऊतक होते हैं इनको कहा किया जाता है, ये आपको बताना है। तो फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। परफेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। भाई अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपकी लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और तभी मैं आपको बेहतरीन क्लासेस दे पाता हूँ। तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो। देखिए इन्हें कहा जाता है संवहनी ऊतक या संवहन ऊतक। तो ये हो जाएगा बी आंसर आपका, संवहनी ऊतक। अगला सवाल आपके सामने है कि मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितने ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितने ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए मैग्नीशियम का जो आणविक द्रव्यमान होता है ये होता है 24 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AMU। जो इसका आणविक द्रव्यमान होता है ये कितना होता है, 24 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इसमें अगर आपसे पूछा गया है इसका जो परमाणु भार पूछा गया है वो पूछा गया है, तो तत्व का भार जो है वो कितना दिया गया है आपको, 144। जो एस्ट्रोनॉमिकल भार है वो है 24। 24 छक्का, ये हो जाएगा आपका बी आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। एक तत्व की आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। एक तत्व की आयनन ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करती है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका उसके केंद्रकीय प्रभार पर। तो ए आंसर राइट हो जाएगा, केंद्रकीय प्रभार पर। अगला है आपके सामने, ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। इनमें घने कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियाँ, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती हैं। इसमें ये किस ऊतक की बात की जा रही है या फिर किस ऊतक की विशेषताएं कही जा रही हैं। तो ये हो जाएगा आपका विभाज्य ऊतक या फिर कहा जाए मेरिस्टेमेटिक। तो ये हो जाएगा ए आंसर। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल है जो कि सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाई गई थी। ये कब बनाई गई थी, तो ये 1799 ईस्वी में बनाई गई थी। सी आंसर राइट हो जाएगा, 1799 में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हवा महल जो है इसका डिजाइन ये लाल चंद्र उस्ताद के द्वारा बनाया गया था, जिसमें लगभग 950 से भी अधिक खिड़कियां हैं। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सवाल कह क्या रहा है उसको समझने के बाद आंसर दीजिएगा।
सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी आंसर, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। अगला सवाल है कि जानवरों के किस फाइलम या फिर किस संघ को चपटे कृमि या फिर कहा जाए फ्लैट वॉर्म भी कहा जाता है। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लेटी हेलमिन्थेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर, प्लेटी हेलमिन्थेस। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है कि आप एक कॉलेज छात्रावास में रह रहे हैं। भोजनालय में आपको जो चावल खाने के लिए दिया जाता है उसमें बहुत सारे पत्थर हैं। अब आप क्या करेंगे? चावल खाना पूरी तरीके से छोड़ देंगे, चावल को बदले बिना बावर्ची से बात करेंगे, मामले को भोजनालय के प्रभारी तक ले जाएंगे, या फिर अपना चावल खरीद कर अपने कमरे में पकाएंगे। अब यहाँ पे आपकी ये मानसिक अभिरुचि वाला सवाल है। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है कि किस तरीके से आप इस पे हैंडल करेंगे। आप एक कॉलेज के छात्रावास में रह रहे हैं। भोजनालय में आपको जो चावल खाने के लिए दिया जाता है उसमें बहुत सारे पत्थर हैं। अब आप करेंगे क्या? चावल खाना पूरी तरह से छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे। चावल को बदले बिना, ये भी गलत है। मामले को भोजनालय के प्रभारी तक ले जाएंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो सी उत्तर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए, बल बटे द्रव्यमान ये जो है किसके बराबर होता है? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया F इक्वल टू ma, तो वही आपका है त्वरण के बराबर। यानी जो त्वरण है बल बटे द्रव्यमान हो जाएगा। तो बी उत्तर करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। पेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, कंडरा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कंडरा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? ये हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। ए आंसर राइट हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कहने का मतलब है जैसे पैथोलॉजी रोग से संबंधित है, उसी प्रकार ज्योतिष किस तरीके से संबंधित हैं? तो ये भविष्य यानी फ्यूचर से। बी उत्तर राइट होगा। विद्युत बल्ब का सूत्र या फिर फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन के क्यों होते हैं? तो ये हो जाएगा इसकी उच्च प्रतिरोधकता और गलनांक के कारण, क्योंकि जो टंगस्टन है इसका गलनांक और प्रतिरोधकता अधिक होता है या उच्च होता है, इसकी वजह से। तो बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि शुरुआती रॉक संगीत को रिकॉर्ड और प्रमोट करने के लिए या फिर करने वाले मेम्फिस संगीत निर्माता कौन है? इसका राइट आंसर आप बताएंगे। ये हो जाएगा आपका डी आंसर, सैम फिलिप्स। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में लोहे को विस्थापित नहीं करेगी? निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में लोहे को विस्थापित नहीं करेगी? तो ये हो जाएगा चांदी। बी उत्तर राइट हो जाएगा, चांदी। अगला सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणी उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणी उत्पादक है, ये आपको बताना है। देखिए, जूट के अग्रणी उत्पादक इसमें से कौन से राज्य हैं, ये आपको बताना है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ए आंसर राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल आपके सामने है कि शीतन के साथ होता है। इसमें से कौन सा है जो शीतन के साथ होता है? तो ये हो जाएगा आपका वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन। तो ये हो जाएगा वाष्पीकरण। अगला सवाल आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 51A है, इसमें किसका उल्लेख किया गया है या फिर किसके बारे में बताया गया है? फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य के बारे में, वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1974 में स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की और इसके तहत वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 5 के क के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वी आंसर, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसको गोल्डन फाइबर या फिर स्वर्ण तंतु के रूप में भी जाना जाता है। गोल्डन फाइबर या फिर स्वर्ण तंतु के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गोल्डन फाइबर या फिर स्वर्ण तंतु के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर जूट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर जूट। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सरकारी भाषाओं में से नहीं है। अब देखिए आप जानते हैं कि जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें बोडो, नेपाली, डोगरी ये तीनों हैं, लेकिन गढ़वाली या फिर पहाड़ी ये नहीं है। तो डी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गढ़वाली। अगला है कि भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए भारत में प्रकाशित होने वाला जो पहला अखबार है ये बंगाल गजट था, जो कि अंग्रेजी भाषा का अखबार था। तो ये हो जाएगा जेम्स हिक्की के द्वारा बंगाल गजट जो है शुरू किया गया था। कोलकाता से प्रकाशित होता था। 1779 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है कि तरल पदार्थ में प्रवाहक तत्व कब शुरू होता है, इसका आंसर आप बताएंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि जब धनात्मक और ऋणात्मक प्रभावों की गति मौजूद होती है तब। तो सी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला है कि किसके द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई, इसका आंसर आप बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर, दीनबंधु मित्र। देखिए वर्ष 1848-49 के दशक में दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण, जो कि एक बंगला का प्रसिद्ध नाटक है, इस उपन्यास में किसानों की दशा और उनके शोषण का वर्णन किया गया। प्रकाशन जो इसका है ये 1860 यानी वर्ष 1860 में किया गया था। इस पुस्तक में बंगाल में नील की खेती करने वाले किसान पर अंग्रेज द्वारा शोषण और उनके अत्याचार की व्याख्या की गई है। तो डी उत्तर राइट हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है, इसका आंसर आप बताएंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, ये गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस श्रृंखला सिंथेटिक कोर्ट में खेली जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब जो मैं कंप्लीट करूँगा वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्ज़ाम 2018 ग्रुप डी की परीक्षा में 5 दिसंबर 2018 को 9 बजे से 10:30 बजे के बीच पूछे गए सवाल। तो 9 बजे से 10:30 बजे के बीच जो सवाल पूछे गए हैं अब मैं उसको कंप्लीट करने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला 9 बजे से 10:30 बजे के बीच 5 दिसंबर, ठीक है। पहला सवाल है कि मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित हैं। मनिका बत्रा जो हैं ये किस खेल से संबंधित हैं। तो ये भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। बी उत्तर राइट हो जाएगा, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि ईसा पूर्व की शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो ये किस शताब्दी में। तो ये हो जाएगा आपका पहली शताब्दी की शुरुआत में। सी उत्तर राइट हो जाएगा, पहली शताब्दी की शुरुआत में। अगला सवाल है कि समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये आपको बताना है। तो पहला देखिए, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी
ये बिल्कुल सही बताया गया है, तो ए आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा या फिर एपिडर्मिस में किसकी एक मोटी मोमी परत होती है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूटीन की, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? देखिए, भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है, ये इसमें उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता या फिर कहा जाए भाईचारा, इसके विचार जो हैं ये फ्रांसीसी संविधान या फिर फ्रांसीसी की क्रांति से प्रेरित फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और जबकि प्रस्तावना में जो विचार है या फिर प्रस्तावना का विचार है ये अमेरिका से, और जो प्रस्तावना की भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो विचार जो ये अमेरिका से, लेकिन जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया से, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता या फिर भाईचारा ये जो है फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि आज के दौर में भारत की सबसे शानदार थिएटर कंपनियों में से एक एक्वेरिस प्रोडक्शंस के संस्थापक कौन हैं? तो ये हो जाएगा आपका आकर्ष खुराना। अगला है कि फिल्म लाला लैंड को किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? तो ये हो जाएगा डैमियन चैंजल के द्वारा। नेक्स्ट है कि परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है? परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार जो है ये कृषि उद्योग को माना जाता है। तो डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा, कृषि उद्योग को माना जाता है। अगला सवाल है हवा के परागण को क्या कहा जाता है? भाई, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जो है एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए, हवा के परागण को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एनिमोफिली। क्या कहा जाता है? एनिमोफिली। ये कहा जाता है हवा के परागण को। तो राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर। अगला सवाल है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा हुई थी? देखिए, बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा बाबर। अगला है कि एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है साइकिल के त्वरण की गणना करें। देखिए, यहाँ पे त्वरण आपसे पूछा गया है, समय आपको यानी टी आपको दिया गया है 30 सेकंड और वी आपको दिया गया है 60 सेकंड। हमसे यहाँ पे जो पूछा गया है वो त्वरण पूछा गया है। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग जो है आपका वो कितना है 60, दर जो है आपकी वो है 30, 30 दुना यानी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये और ये कट गया। जो त्वरण का मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर सेकंड के पावर -2। तो बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाए। अगला सवाल है आपके सामने कि परागण के बाद होता है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन है, मतलब कौन सी प्रक्रिया है जो परागण के बाद होती है। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका उर्वरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्वरण। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर आप बताएंगे। तो देखिए, जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो है आपका ये बायो से संबंधित है, और ये जो है चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई है। तो सी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन द्वारा। अगला सवाल है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे अघात वर्धनीयता कहा जाता है। इनमें से कौन सा अघात वर्धनीयता का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से जो इंडियन पन्नी है ये उसका उदाहरण नहीं है, जबकि चांदी फॉयल, स्वर्ण पत्र, लिथियम फॉयल ये उसी के उदाहरण, लेकिन इंडियन पन्नी इसका उदाहरण नहीं है।
अगला सवाल आपके सामने है कि जब मेंस या फिर मुख्य तार से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पीयर से अधिक हो तो अतितापन होकर आग लग सकती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अधिभारण। सी आंसर राइट हो जाएगा, अधिभारण कहा जाता है, यानी कि ओवरलोडिंग। अगला सवाल है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यानी वैश्विक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक एनजीओ का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थित है? तो एनजीओ जो है इसका प्रमुख कार्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा बर्लिन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बर्लिन में। अगला सवाल है में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशंसकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए। तो इसका आंसर आप बताएंगे कब? तो ये हो जाएगा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो डी उत्तर राइट हो जाएगा 1707 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी आंसर, अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश जो है इसको उगते सूरज या फिर उगते सूर्य का पर्वत भी कहा जाता है। अरुणाचल का मतलब ही होता है उगता सूर्य का पर्वत। इसे प्रदेश की सीमा दक्षिण में असम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में म्यांमार और पश्चिम में भूटान से लगती है। तो भूटान से ही पूछा गया था, तो अरुणाचल प्रदेश राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि आपको एक रास्ता खोया हुआ नेत्रहीन व्यक्ति मिलता है तो आप क्या करेंगे? कहने का मतलब ये है, विचार विमर्श करके उत्तर देना है कि यदि आपको एक रास्ते में खोया हुआ नेत्रहीन व्यक्ति मिलता है तो आप क्या करेंगे? कुछ पैसे देकर उसकी सहायता करेंगे। भाई वो नेत्रहीन है तो पैसे देकर क्या सहायता कर सकते हो, ये गलत है। उसके गंतव्य से संबंधित आवश्यक जानकारी एकत्रित करेंगे और उसका सही ढंग से मार्गदर्शन करेंगे, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इस मामले से पूरी तरह दूर रहेंगे, ये भाई तो बिल्कुल गलत बात है। उचित सहानुभूति दिखाएंगे और निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करने का सुझाव देंगे। जब वो नेत्रहीन है तो वो कैसे संपर्क कर पाएगा, ये भी गलत है। तो बी उत्तर आपका परफेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के जानवरों की छोटी आंत सबसे लंबी होती है? तो देखिए जो छोटी आंत है सबसे लंबी किसकी होती है? जो शाकाहारी जानवर होते हैं। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा, शाकाहारी जानवरों की। अगला है कि शाहजार रिजवी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे शूटिंग से हैं, डी उत्तर राइट हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य चावल का अग्रणी उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य चावल का अग्रणी उत्पादक है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। परमाणु त्रिज्या की गणना किस में की जाती है? तो परमाणु त्रिज्या की गणना जो है नैनोमीटर में की जाती है। ए आंसर राइट हो जाएगा, नैनोमीटर में। अगला सवाल है कि भारत का सुदूर दक्षिण सिरा कौन सा है? भारत का सुदूर दक्षिण सिरा कौन सा है? देखिए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी है। और मेरे प्यारे भाई जो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। तो बी उत्तर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। अगला है कि रंग राजन राघवन को हाल ही में किस कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, HCL। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा फ्लोरीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। अगला है कि यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा या फिर त्वरण या संवेग या फिर गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? यदि किसी गतिमान पिंड की चाल को दोगुनी कर दिया जाए तो फिर उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो पिंड की चाल दोगुनी करने पर इसका संवेग जो है
ये भी दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर। अगर चाल दोगुना किया जाएगा तो संवेग भी दोगुना हो जाएगा, तो सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि आगा खान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आगा खान कप ये किस खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हॉकी से। देखिए हॉकी से संबंधित जो और कप है वो है बेटन कप, आगा खान कप, रंगास्वामी कप, ये जो है ये हॉकी से ही संबंधित हैं। ऑप्शन ए में जो बैडमिंटन दिया गया है इसे से संबंधित नारंग कप, अमृत दीवान कप, ये हो जाएगा। जो क्रिकेट दिया गया है इसे संबंधित रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये क्रिकेट से है। मुक्केबाजी में अगर पूछा जाएगा मेरे भाई तो मुक्केबाजी का आप ध्यान रखिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। अगला है कि युक्ता बिमला की बेटी है, महक बिमला के भाई की बेटी है, महक और युक्ता है। अब देखिए यहाँ पे ये सवाल जो है आपका ये है ब्लड रिलेशन का, यानी आपका ये हो जाएगा रीजनिंग का सवाल। देखिए इसको हल करने के लिए आप इसका एक आरेख बनाएंगे। आरेख किस तरीके से बनाएंगे, वैसे बिना आरेख के भी आप इजी तरीके से उसको देख सकते हैं कि युक्ता बिमला की बेटी है, ये हो जाएंगे बिमला। बिमला की बेटी का जो है वो है युक्ता, ये बेटी हो जाएगा, माइनस लगा देंगे। महक जो है बिमला के भाई की बेटी है, बिमला का कोई एक भाई है उसकी बेटी है महक। अब महक और युक्ता जो है ये क्या हो जाएंगी, अब या तो भाई ये चचेरी होंगे या फिर ममेरी। यानी अगर यहाँ पे ये जो है अगर ये जो बिमला है अगर ये पुरुष होगा, अगर ये पुरुष होगा तो ये चचेरी बहन होंगी, अगर ये महिला होगा तो ये फिर ममेरी बहन होंगी। तो चचेरी या फिर ममेरी कोई भी हो सकती हैं, तो बी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, फिर से बता रहा हूँ। समीकरण F बराबर ma जो है न्यूटन का दूसरा नियम है, तो ए आंसर राइट हो जाएगा, न्यूटन का दूसरा नियम है। अगला सवाल है कि CaO प्लस H2O मिलकर के CaOH ट्वाइस दी गई प्रतिक्रिया किसकी प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। यानी ये जो है किसके बारे में बता रहा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाएगा आपका, ये किसका है, संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, सी आंसर राइट हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। अगला है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या फिर पोटेशियम क्षार को किस रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका साबुन के रूप में, ए आंसर राइट हो जाएगा, साबुन के रूप में। अगला है कि दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। देखिए दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो बल बटे क्षेत्रफल यानी कि प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल, प्रणोद जो है इसे ही बल कहा जाता है। तो बल या फिर प्रणोद बात एक ही है, तो प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल जो है ये दाब को परिभाषित करता है, तो बी उत्तर राइट हो जाएगा। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई होती है, अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई कैसी होती है ये आपको बताना है। अवतल लेंस की जो नाभिकीय लंबाई है या फिर फोकस दूरी है ये ऋणात्मक होती है, तो बी उत्तर राइट हो जाएगा, ऋणात्मक होती है। जबकि उत्तल लेंस की तो ये धनात्मक होती है। अगर अवतल पूछा जाएगा तो ऋणात्मक और उत्तल पूछा जाएगा तो धनात्मक। गाइस अब जो मैं कंप्लीट करूँगा वो है 5 दिसंबर 2018 12:30 बजे से 2 बजे के बीच पूछे गए सवाल को। लेकिन उससे पहले निवेदन, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की अपडेट आपको समय से मिला करे। पीडीएफ जो इसकी ये मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंदर सर के नाम से है, वहाँ से आप इस टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ को ले लीजिएगा। तो अब मैं इसको कंप्लीट करूँगा।